समय सर का लेना चाहूँगा, बख्शी सर का, सिर्फ 5-10 मिनट और ये इसलिए कि यंगस्टर्स की तरफ से कुछ नए तरह के डिफेंस विचार आ रहे हैं, तो उनको भी आप लोगों के समक्ष पेश करें ताकि आप लोग उसके बारे में अगर 2 शब्द कह के जाना चाहें, गाइड करके जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें यह है कि इस समय की परिस्थिति में चीन और पाकिस्तान काफ़ी पास आ रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि वो शायद सबसे कमज़ोर क्षण जो ऐसा लगता है कि चुनाव के टाइम आने वाला, उस समय यहाँ की रूलिंग सरकार बड़ी डिमोरलाइज होगी, उस समय भी कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद एक मजबूर सरकार आ जाए जो कि अगले 4-5 2-3 सालों में इसको बहुत मजबूत करे। तो हमें 8, 9, 10 महीने में काफ़ी कुछ करना है, बड़ा सतर्क रहना है। जो शॉर्ट टर्म यंगस्टर जो हमारे नए लोग हैं उनके कुछ विचार हैं तो वो आपको बता दें और आप देखें कि क्या ये देश आगे बढ़ाने लायक है, कम्युनिटी में बढ़ाने लायक है। सर, एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस के लोग या डिफेंस एनालिस्ट सुरक्षा संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं चीन के संदर्भ में, कि सुरक्षा संतुलन हमें स्थापित करना है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। शायद वो डरते हैं या शायद उन्हें लगता है कि सुरक्षा संतुलन स्थापित करना कोई बड़े कठिन कार्य है, लेकिन क्या ये सुरक्षा का सिद्धांत नहीं है कि सुरक्षा संतुलन ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन से मतलब हम ये समझते हैं कि अगर चीन का पलड़ा भारी है तो कई अन्य देशों के गठजोड़ से उसके पलड़े को अलग अलग वेट से बराबर किया जाए, भले ही हम कमजोर हैं फिर भी गठजोड़ से बराबर किया जाए तो हमेशा पलड़ा बराबर रहेगी। तो ये सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार को ये नीति कहनी चाहिए और बड़े ईमानदारी से बतानी चाहिए कि अगर सुरक्षा असंतुलन है तभी वार होती है, हर जगह तभी वार होती आई है। तो अगर चीन शांतिप्रिय खुद को कहता है तो उसे भी सुरक्षा संतुलन के लिए मदद देनी चाहिए, अपनी सेनाओं के बारे में कम्युनिटी को बताना चाहिए और सभी देशों की इस कोशिश को मजबूती देनी चाहिए कि सुरक्षा संतुलन स्थापित हो। जी, दूसरा सर ये कहना चाहेंगे कि हमारा देश मिसाइल क्षमताओं में मजबूत है, तो भले ही हम कहीं कमजोर हों लेकिन अपना मजबूत पक्ष हम क्या और मजबूत करें तो उससे मदद मिलेगी। जैसे हम अगर ब्रह्मोस की 500 या 1000 खेप रख लें, उसकी कुछ लगातार उत्पादन की रख लें, तो क्या हम उनके रेल के लिंकों को, उनके पुलों को, उनके बसों को काउंटर कर सकते हैं? तीसरा ये कि हमारी अगली 5 मिसाइल है, अगर चीन कुछ हरकत करता है तो क्या हम 1000 मिसाइलें बना सकते हैं? और कितना कठिन या कितना महंगा है ये, इसके बारे में अभी आप कुछ बताएं कि क्या हम 1000 मिसाइल बना के रख सकते हैं और लगातार उनके निर्माण की क्षमता हासिल कर सकते हैं ताकि चीन कुछ डरे। और हम ये भी कहें कि ये बात भी बता दें कि ये लड़ाई असल में डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रिजिम्स के बीच में है। जैसे कि पाकिस्तानी की आर्मी है, कम्युनिस्ट शासन है, पुतिन का शासन है जो कि शायद नामात्र का डेमोक्रेसी है, ये शक्तियां एक साथ हो रही हैं। तो हमें डेमोक्रेसी की भी एक संगठन बनाना चाहिए और साथ में चीन और रूस की जनता को भी डेमोक्रेसी के लिए अपना साथ लाना चाहिए, तो शायद ये शक्ति इससे संतुलन में स्थापित करने की मदद मिले। तो ये कुछ विचार हैं और 1-2 विचार और हैं कि क्या भारत सरकार देखिए जो वेक्टर टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में पढ़ा गया, एक भारतीय ने अमेरिका को बना के दी, चीन ने उस भारतीय को इस्तेमाल करके वो वेक्टर टेक्नोलॉजी जो कि फाइटर प्लेन्स में इस्तेमाल होती है, शायद आप अच्छी तरह जानते हो, वो चाइना को दी, जिसकी वजह से उसको जेल भेजा गया।
तो एक भारतीय एक अमेरिका को सिखाता है, फिर चीन उसी भारतीय से हासिल करके अपने आप को मजबूत करता है। भारत सरकार क्यों हमारी सारी प्रतिभाओं को बुलाकर कई दल बनाकर कावेरी इंजन LCA को तुरंत एक ऑपरेशनल श्रेणी में लाकर इंडिजनाइजेशन को जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन है उसको मजबूत क्यों नहीं कर सकती? इसके कई ट्रैक बना के DRDO तो है ही है, बाकी एजेंसियां ही हैं, अनौपचारिक अन्य या कई और एजेंसियां शुरू की जाए युद्ध स्तर पर, क्योंकि ये समय की मांग है। तो ये विचार भी हम सारी पंचायत, सारी सुरक्षा विशेषज्ञों के सामने रखना चाहेंगे और देखिए आगे बढ़ाएं और आगे बताएं कि क्या इस तरह की कोई चीज़ संभव है। तो बस इतने ही विचार देना चाहेंगे, बाकी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर बताएं। जी सर बताएं, बिल्कुल। बड़े अच्छे सवाल है। इन सवालों का जवाब तो एकदम से जरूर नहीं दिया जा सकता, पर मैं आपको कुछ शब्द में बताऊंगा कि ये जो सिक्योरिटी बैलेंस संतुलन की बात होती है, ये चाणक्य ने हमें सिखाई थी, पर हम चाणक्य की बात हम भूल गए, बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है, चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया? चाइना एक्चुअली हमसे बाद में शुरू किया था। चाइना ने सारा कार्यक्रम MiG-21 जो हमने खरीदा था, चाइना ने हमारे बाद खरीदा। हम MiG-21 को लेके अभी तक रो रहे हैं, हमने बनाया नहीं क्योंकि हमारी नीतियां गलत थी। और हमारे लोग कहते थे हम डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बेचेंगे, हम गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, हरिओम, ये ऐसी बातें करके उन्होंने अपने आप को कमजोर कर दिया, जो कि वही फिलॉसफी रही कि सोमनाथ टेम्पल पे आपके पास 17 बार अटैक हुआ, 17 बार आप घंटी बजाते रह गए, वो आपको लूट के ले गया। तो वही ये नीति जब चेंज होने लगी तब हमारी नींद खुली, पर चाइना बहुत आगे निकल चुका था। चाइना ने वही MiG-21 बनाया, उसको रिवर्स इंजीनियर करके वो खुद बना के बेच रहा है, फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान को बेच रहा है, बांग्लादेश को बेच रहा है, श्रीलंका को बेच रहा है, इराक में बेचा, हर जगह बेचा उसने, इजिप्ट को दिया उसने। तो चाइना जो है उसकी नीति जो है ऐसी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको चाइना के दुश्मन भी पता है, उधर वियतनाम है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया है। वियतनाम ने तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि चाइना पीछे हट गया था 1968-69 में, और उसके बाद में तो हमें जब पता है कि वियतनाम के साथ में हम संगठन कर सकते हैं, रशिया के साथ संगठित हो सकते हैं और जापान के साथ संगठित हो सकते हैं और एक प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को चेक में रखने के लिए चाइना की गलतियां हमें पता है। चाइना के साथ में और भी कई चीजें हैं, उनके पर भी जो एथनिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है वहां पे, उसको भी हम बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं, जिसको कूटनीति कहते हैं, वो भी उसके साथ भी कर सकते हैं। तो कई चीजें हैं जिसको चाइना के साथ चेक रख सकते हैं, पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करें जापान के साथ और वियतनाम के साथ में, अपने आप चाइना कब्जे में आता है। और तभी अमेरिका के साथ हमारी सूझबूझ बढ़ रही है, और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका हमारे को ऊपर उठा रहा है। इसलिए ये हो सकता है, पर हमारी नीति बहुत देर में शुरू हुई। ये बातें हमें बहुत देर में पता चलती है हमारे लीडर्स को। हमारे लीडर्स की अहमियत तो काबिलियत है, आपको पता ही है। वो छोटे मोटे इलेक्शन को छोड़ के, पान पराग को छोड़ के, गलियों के नाम चेंज करने के छोड़ के आगे की बात नहीं कर सकते। उनको इस बात की समझ ही नहीं है। क्यों नहीं समझ है? क्योंकि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को समझ नहीं है, उनको नहीं पढ़ाते। जैसे अभी कर्नल साहब ने बोला था, मैंने भी पहले बोला था, चाइना में 6ठी क्लास से सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हमारे को कोई किसी को नहीं पता है इस बात को। तो ये बात है। दूसरा क्वेश्चन था ब्रह्मोस और अग्नि का अपाय कम चाहिए। देखिए साहब, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो मिसाइल है, मिसाइल एक टारगेट को ध्वंस कर सकता है। आपने अगर एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल 3000 किलोमीटर वाली फेंकी, तो 3000 किलोमीटर में आप एक टारगेट तोड़ सकते हैं। आप चाहे कितने भी टारगेट तोड़ लीजिए, जब तक आपकी फौज आगे नहीं बढ़ के कब्जा नहीं करती, जीत आपकी नहीं होगी। ये आप याद रखिए कि फौज को रियल एस्टेट पे काबू करना है। हमको उनके जगह पे हाथ लगा, आप उनके पुल तोड़ दीजिए, उनकी फैक्ट्री तोड़ दीजिए, दोबारा बन जाएंगी। सबसे ज्यादा जब बॉम्बिंग हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ऊपर,
तो उसकी फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन सबसे अत्यधिक थी। बॉम्बिंग सिर्फ से आप किसी कंट्री को नहीं दबा सकते। वियतनाम पे जो जितने वियतनाम पे बॉम्ब पड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा थे, फिर भी अमेरिका को वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। तो इनकी जो है मिसाइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है, पर अपने आप में मिसाइल आपको जीत नहीं दिला सकती। तो ये आप इसको मिसाइल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये आप बात याद रखिए कि मिसाइल का होना जरूरी है, पर मिसाइल नहीं, हमारी फौज, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, ये जब तक फौज को आगे नहीं बढ़ाएंगे और साथ में एयरफोर्स जो दुश्मन की एयरफोर्स को दबा के नहीं रखेगी, तब तक काम नहीं बनेगा। और नेवी की बात सिमिलरली वही लागू होती है समुद्र के ऊपर। ओके जनरल, ये अपने जो यंग साथियों के जो सवाल हैं और जनरल साहब ने जो बातें की हैं, इनका एक सीधा जवाब है। ज़्यादातर इन्होंने सवाल पूछे हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। उसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि कितने हम वेपन बना लें, किसी टाइप के हम आधुनिक वेपन बना लें, फिर भी इट इज़ ए मैन बिहाइंड द वेपन, इट इज़ ए मैन बिहाइंड द वेपन। और वो जब तक मैन हमारे अच्छे हैं, हमारी फौज अच्छी है, तब तक हम वेपन का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर सकते। दूसरा, बकी साहब ने बताया कि जब हम लड़ाई कितनी एयरफोर्स से, नेवी से, दूसरी हेल्प लेकर के कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकल कब्जा है वो कौन करते हैं? फौज, इन्फेंट्री फौज, जिसके साथ हेल्प करने वाली सब दुनिया है। जो पैदल फौज है वही जाके उस एरिया पे कब्जा करती है। तो दैट इज द मेन पावर। और वो चाइना वाली बात आ जाए, चाइना में हमारे से ज़्यादा फौज है और वो वेव की वेव तक भेजे थे उन्होंने 62 की लड़ाई में। ये सारे जो डिटेल्स हैं पॉइंट्स वाइज और स्ट्रेंथ वाइज और डेट वाइज, ये सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, कि मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ज्ञान सबका है, लेकिन मैं ज़्यादा उनके दिमाग में जोर नहीं देता। मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि इट इज़ ए मैन बिहाइंड द वेपन, और उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारी डिफेंस सर्विसेज पूरे तरह से मजबूत और सक्षम है किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन हमारी जो वीक पॉइंट है वो है हमारी सरकार, और सरकार को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले आप हैं। इसके लिए आप जाग जाए। जय हिंद। सर एक सवाल और बस, कि ये हमारे डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट की क्या स्थिति है, और नाइट विजन रात दृष्टि की क्या स्थिति है, और क्या जरूरत है उसकी? देखिए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, ये सिर्फ देखने के लिए है, ठीक है। मेरा बेटा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गया था, ठीक है, और लास्ट इनकाउंटर में उसने 6 आतंकी मारे, और वो भी ये था कि वॉलंटियर होकर के ज़बरदस्ती कि मैं जाऊंगा, और मैंने 15 पहले मार चुके हैं, तो मैं किसी एक आदमी को अपने इलाके से नहीं जाने दूँगा। जब वो रात को वहाँ पे अम्बुस लगा के बैठे, अम्बुस पे बिल्कुल उनको आने दिया, और आने वाला जो फर्स्ट आतंकी था वो बेटे के गोली का इशारा था पूरी टीम को। थोड़ा पर्सनली बता रहा हूँ जो मेरे को मालूम हुआ, और वो साइड पे हम गए भी थे बाद में। और पुराना मैं भी फौज का हूँ, कहते ही लड़ाई में सेक्टर में मैं कंपनी कमांडर था, लड़ा था वहाँ पे पाकिस्तानियों से। तो जब आतंकी आए 6 और वो अम्बुस के अंदर फंस गए, तो चारों तरफ से बेटे की गोली से पहला आतंकी उसने मार गिराया, और उसी के साथ बाकी साथियों ने फायर करके बाकियों को मारा। लेकिन उनमें से एक आतंकी उठ करके भाग रहा था, और वो जब भाग लिया तो बेटे को उस समय लेफ्ट लेग में यहाँ से थाई के पीछे बुलेट निकल चुका था, और उसके 3 साथी और घायल हो चुके थे। तो वो जो वापस भाग रहा था, तो उसके साथ बेटा अपनी पोजीशन से उठ करके उसके पैरल दौड़ करके, और एक टूटे हुए बंकर को ढारा बोलते हैं उस इलाके में पहाड़ों में, तो जो मकान सा था गढ़इयों का, उस मकान के अंदर वो घुसने की कोशिश कर रहा था। तो उमंग ने उस गेट के सामने खड़ा होकर के 6 गज के सामने से उसको चैलेंज किया। उसने भी गालियाँ निकाली, काफिर वगैरह जो बोलते हैं, और ये अपने अंग्रेजी में बोला कि आई शूट यू, ही किल्ड हिम आल्सो,
बट एट द सेम टाइम या तो कोई पड़ा हुआ जो आतंकी था वो जिंदा था, या कोई दूसरा था, या जिसको इन्होंने मार के गिराया उसी का कोई ऐसा निशाना लगा कि बुलेट प्रूफ सामने होती है, पीछे होती है, वो इधर से एक बुलेट इंटर किया और इधर से पियर्स हो गया। ही टोल्ड इज ऑपरेटर जो साथ दौड़ के नीचे नज़दीक बैठा हुआ था कि बेटा पीओ साहब को बताओ हमने अपना काम पूरा कर लिया है और जवानों को बोलो फायर जारी रखे, कोई बच के नहीं जाना चाहिए, शायद मेरे कहीं लग गई है। तो जो बुलेट प्रूफ है उसकी स्थिति बहुत कम है, कहीं भी हम उस लाइन में तैयार नहीं है कि हर एक आदमी बुलेट प्रूफ पहन के ही हम लड़ाई लड़ सकें। उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। लड़ाई के अंदर बुलेट प्रूफ पहनने से बुलेट हम प्रूफ नहीं हो जाते। हमारे को तो हर तरीके से चलना पड़ता है। सिर के ऊपर क्या बुलेट पहनोगे, पैरों में क्या बुलेट प्रूफ पहनोगे, माइंड से उठ जाए कहाँ बुलेट प्रूफ आपका काम आएगा। तो ये चीज़ें सब देखने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक जवान किस तरीके से लड़ाई लड़ता है वो इन्फेंट्री वालों से पूछो या आगे लड़ने वाले लोगों से पूछो जो आगे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उतनी ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो फौजी हैं ये लड़ाई के टाइम पे लड़ाई नहीं रखते, उनकी ज़्यादा लड़ाई पीस टाइम के अंदर लड़ाई होती है। जो बताया कि वो बैटल फील्ड एनुकुलेशन करते हैं, वो कैसे गोली ऊपर से जाती है और वो नीचे से कैसे रह के जाते हैं, वो सारी हमारी ट्रेनिंग होती है, वो तो काम आती है लड़ाई के टाइम पर। तो ये सारी बातें हैं, फौज का बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके विचार है बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सारी जो कमी है वो है कि हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है, आगे के जो सोच है उसमें कमी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन का नाम ही नहीं है। और पिछले 8-10 साल से तो सिवाय वादे, भाषण और टरखाओ वही काम चल रहा है, उससे छुटकारा पाइए। जय हिंद। हिंदी दिनों में आप यूथ इनके साथ आएगा और ये वकील, लॉयर, डॉक्टर और जो भी बेरोजगार यूथ भी हो वो भी इनसे जुड़े और हमारा फौजियों का इनके साथ बिल्कुल हर तरह से हम साथ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि यूथ इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हमारी पूरी सहायता, पूरी जितनी हमारा एक्सपीरियंस साहब, ज्ञानेंद्र साहब का मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि सिस्टम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। आप इंग्लिश समझते होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, तो संस्कृत का वर्ड है ये, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ का मतलब है सबसे उत्तम। और सबसे उत्तम ये कैसे हुआ, इनके विचारों उत्तम है तो ये पार्टी भी उत्तम है और हम इसके साथ हैं। इनके दिल में देश के प्रति दर्द है, दिल में दर्द है, जख्म ये छुपाए हुए वो नजर कैसे आए हमको, ये ऊपर से मनम लगाए हुए। हमारे दिल के दर्द का, इनके मन की बात कर रहा हूँ, हमारे दिल के दर्द का दर्द भी किसी को होता है, हकीकत में वो अपने होते हैं जिनके दिल में ऐसा होता है। जय हिंद, जय भारत।